नमस्ते। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें प्राचीन भारत की चित्रकला की दुनिया में ले जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे कला विशाल गुफाओं की दीवारों से निकलकर हाथ में रखी जा सकने वाली छोटी-छोटी पांडुलिपियों तक पहुंची। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम कला की दुनिया में खो जाएं, जरा एक सवाल पर सोचते हैं। कभी सोचा है, जब कागज नहीं था, किताबें नहीं थी, तब कहानियां कैसे कही जाती होंगी? तो इसका जवाब बहुत सीधा सा है पर गहरा भी। चट्टानों पर। जी हाँ, इंसान ने सबसे पहले अपने आसपास की दुनिया, अपनी भावनाओं को बयां करने के लिए चट्टानों को ही अपना कैनवस बनाया। और बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं सीधे पाषाण युग में, भारत की सबसे पुरानी, सबसे पहली तस्वीरों को देखने। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है मध्य भारत की भीमबेटका गुफाओं में। देखिए, ये सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, ये तो समझिए मानवता की पहली आर्ट गैलरी हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपनी रोज की जिंदगी, शिकार के सीन, अपनी आस्था, सब कुछ इन्हीं दीवारों पर उकेर दिया। ये एक तरह से कला के जरिए खुद को हमेशा के लिए जिंदा रखने की पहली कोशिश थी। तो पाषाण युग से अब हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय कला के क्लासिकल दौर में कदम रखते हैं। अब कला का पैमाना बदलने वाला था। अब वो विशाल गुफाओं के अंदर एक बहुत ही भव्य रूप लेने वाली थी। और इस दौर का सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है अजंता। महाराष्ट्र की ये गुफाएं महज पत्थर की नक्काशी नहीं है, नहीं, ये तो करीब करीब 1000 साल लंबी कला की यात्रा का जीता जागता सबूत है। सोचिए, दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी तक कला यहाँ बनती रही। पता है, अजंता की चित्रों की खासियत सिर्फ उनकी टेक्निक नहीं है, बल्कि उनमें जो इमोशनल डेप्थ है, जो भावनाएं हैं, वो कमाल की हैं। ऐसा लगता है जैसे कलाकारों ने सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाई, बल्कि उनमें सचमुच की जान फूंक दी। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है गुफा नंबर 16 में मरणासन्न राजकुमारी का मशहूर चित्र। कहानी यह है कि राजकुमारी अपने पति से बिछड़कर दम तोड़ रही है। उसके चेहरे पर जो भाव हैं और आसपास खड़े लोगों की आंखों में जो चिंता है, वो देखकर ना इंसान की करुणा का इससे बेहतर चित्रण शायद ही कहीं मिले। और देखिए, अजंता कोई छोटा-मोटा काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। चट्टानों को काटकर पूरी 30 गुफाएं बनाई गईं। सातवाहन, वाकाटक, गुप्त, कई बड़े-बड़े राजवंशों ने इसे सपोर्ट किया। गुफा नंबर 17 तो इतनी खूबसूरत है कि उसे चित्रशाला या पिक्चर गैलरी ही कहते हैं। और हाँ, यहाँ की कला का मेन थीम बौद्ध धर्म है। बुद्ध और बोधिसत्वों की कहानियाँ इन दीवारों पर जिंदा हो उठती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ अजंता पर खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं था कि बस यही काम हो रहा था। भारत के दूसरे हिस्सों में भी गुफाओं में कला फल फूल रही थी। और कमाल की बात यह है कि हर जगह का अपना एक अलग अंदाज था। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश की बाघ गुफाओं को लेते हैं। अब देखिए, अजंता में हमें ज्यादातर धार्मिक कहानियां मिलती हैं, है ना? लेकिन बाघ की गुफाओं में जो तस्वीरें हैं, वो आम लोगों की जिंदगी दिखाती हैं, उनके त्योहार, उनकी रोज की भागदौड़। ये एक बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। और फिर आती हैं एल्लोरा की गुफाएं। ये जगह तो बस कमाल है। इसे आस्था और कला का संगम कहना बिल्कुल सही होगा। सोचिए, एक ही जगह पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों से जुड़ी गुफाएं और कलाकृतियां साथ साथ मौजूद हैं। ये उस जमाने की धार्मिक सहनशीलता और सांस्कृतिक मेलजोल का कितना बड़ा सबूत है। तो सदियों तक विशाल दीवारों और गुफाओं पर चित्र बनाने का ये सिलसिला चलता रहा। ये एक तरह से पब्लिक आर्ट थी, जिसे हर कोई देख सकता था, महसूस कर सकता था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। लगभग 10वीं सदी के आसपास जो बड़े बड़े भित्ति चित्र यानी म्यूरल पेंटिंग बनाने की परंपरा थी ना, वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब कला का पैमाना भी बदलने वाला था और उसका माध्यम भी। और इसी बदलाव के साथ जन्म हुआ एक बिल्कुल नई कला का, लघु चित्रकला, जिसे हम मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं। अब कला गुफाओं की विशाल दीवारों से उतर आई थी और ताड़ के पत्तों, कपड़ों और फिर कागज जैसी छोटी छोटी पोर्टेबल चीजों पर सिमट गई थी। तो इस नए दौर में ना, कला को देखने समझने का पूरा तरीका ही बदल गया। अब ये पब्लिक दीवारों पर नहीं बल्कि पर्सनल किताबों और मैन्युस्क्रिप्ट्स का हिस्सा बन गई।
तस्वीरें भले ही छोटी हो गई, पर उनमें जो कहानियां थी वो उतनी ही बड़ी और गहरी रहीं। इस कला का कैनवस भी धीरे धीरे बदला। शुरू में तो ताड़ के पत्तों पर यानी ताड़पत्र पर पेंटिंग होती थी, फिर कपड़े का इस्तेमाल होने लगा, और जब कागज आया तब तो इस कला में जैसे 4 चांद लग गए। अब ये जो मिनिएचर पेंटिंग थी, इसकी खासियत थी इसके चटक रंग और बेहद बारीक काम। कमाल की बात यह है कि आर्टिस्ट इतनी छोटी सी जगह में पूरी की पूरी कहानी या कोई सीन बड़ी खूबसूरती से बना देते थे। अब ये कला एक तरह से पर्सनल एंजॉयमेंट और स्टडी का जरिया बन गई थी। और इसी दौर में भारत के अलग अलग कोनों में मिनिएचर पेंटिंग के कई बड़े स्कूल या शैलियां भी उभरीं, जैसे बंगाल में पाल शैली, जिस पर बौद्ध धर्म का असर था, गुजरात में जैन शैली, जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स पर बनाई जाती थी, और बंगाल की ही एक और शैली थी पट्टचित्र, जिसमें कपड़े पर पौराणिक कहानियां बनाई जाती थीं। तो भीमबेटका की चट्टानों से लेकर इन छोटे छोटे मिनिएचर पेंटिंग्स तक, ये सफर सिर्फ आर्ट के बदलने की कहानी नहीं है, ये असल में भारत के इतिहास, समाज और सोच के बदलने की भी कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि कला का स्केल बदला क्यों? मतलब बड़े बड़े पब्लिक म्यूरल्स से ये छोटे पर्सनल मिनिएचर तक का सफर क्यों हुआ? तो देखिए, ये उस वक्त के बदलते समाज, नई धार्मिक सोच और कागज जैसी नई टेक्नोलॉजी के आने का नतीजा था। और इस कला का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा। खासकर अजंता की जो क्लासिकल स्टाइल थी ना, उसने न सिर्फ बाद की इंडियन आर्ट को इन्फ्लुएंस किया, बल्कि उसकी गूंज हमें सेंट्रल एशिया से लेकर ईस्ट एशिया तक की कला में सुनाई देती है। तो चलिए, इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये हजारों साल पुरानी तस्वीरें, चाहे वो विशाल चट्टानों पर बनी हों या छोटे से कागज पर, ये हमें अपने पूर्वजों की दुनिया के बारे में, उनकी सोच, उनकी आस्थाओं, उनकी जिंदगी के बारे में आखिर क्या बताती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।